जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत पुरानी जंग लगी लोहे की जेल है। उसके भारी दरवाजे जोरदार आवाज के साथ बंद होते हैं। खटाक। वो एक गूंज जो ना जाने कितने ही लोगों की आजादी को एक अंधेरी कोठरी में कैद कर देती है। सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में इस गूंज के पीछे एक बहुत ही उलझी हुई और अक्सर अनदेखी दुनिया है। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं रिफॉर्मिंग इंडियाज प्रिजन सिस्टम एंड करेक्शनल गवर्नेंस, यानी भारत की जेल प्रणाली और सुधारात्मक शासन में सुधार के बारे में। ये सिर्फ ऊंची दीवारों और लोहे की सलाखों की कहानी नहीं है। ये न्याय, मानवाधिकार और हमारी पूरी व्यवस्था की कहानी है। अब सवाल ये है कि आखिर हम आज इस पर बात क्यों कर रहे हैं। 30 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार ये मुद्दा एकदम सुर्खियों में है। कारण नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसे हम संक्षेप में एनसीआरबी कहते हैं, उसने हाल ही में प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया यानी पीएसआई 2023 रिपोर्ट जारी की है। और सच कहूं तो इस रिपोर्ट ने हमारी जेलों की जो असल तस्वीर पेश की है वो काफी चौंकाने वाली है। एनसीआरबी की स्थापना साल 1986 में टंडन समिति की सिफारिशों पर हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका एक सबसे अहम काम है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी नाफिस NAFIS को मेंटेन करना। आसान भाषा में समझें तो ये पूरे भारत के अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स का एक बहुत बड़ा डिजिटल डेटाबेस है। और चलते हैं अध्याय 2 की तरफ, भीड़-भाड़ और अंडर ट्रायल का संकट। अपने दिमाग में जरा एक ऐसी अंतहीन लाइन की तस्वीर बनाइए जिसमें लोग बस खड़े हैं, न्याय का इंतजार कर रहे हैं। आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत की जेलों में बंद कुल आबादी का 74% हिस्सा अंडर ट्रायल्स यानी विचाराधीन कैदियों का है। मतलब ये वो लोग हैं जिन पर अभी तक कोई अपराध साबित ही नहीं हुआ है। सिर्फ 26% ही असल दोषी हैं। अक्सर कहा जाता है कि देरी से मिला न्याय अन्याय है, लेकिन इन हालात को देखकर तो यही कहना पड़ेगा कि भीड़-भाड़ वाला न्याय दम घुटने जैसा है। जरा उस घुटन भरे माहौल के बारे में सोचिए, जहां 100 लोगों के रहने की जगह है, लेकिन पूरे देश के स्तर पर वहां औसतन 121 लोगों को ठूंस कर रखा गया है। और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो स्थिति और भी भयानक है। वहां की जेलें अपनी क्षमता के 200% पर काम कर रही हैं। एक इंसान की जगह पर 2 लोग। चलिए अब हम अध्याय 3 की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं संविधान और नए कानूनों की। देखते हैं कि हमारा कानूनी ढांचा इस पूरी स्थिति को कैसे संभालता है। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो जेलें होती हैं वो राज्य की जमीन पर बनी होती हैं। कानूनी रूप से संविधान की 7वीं अनुसूची, उसकी प्रविष्टि 4 यानी एंट्री 4 के तहत जेल पूरी तरह से एक राज्य का विषय है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जेलों का प्रशासन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय बीच बीच में सुधारों के लिए जरूरी दिशा निर्देश और समर्थन देता रहता है। अब अगर हम कानूनों की तुलना करें तो धूल फाकते पुराने दंडात्मक ब्रिटिश युग के 1894 के जेल अधिनियम को देखिए और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय का बिल्कुल नया मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 देखिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब हम न्यायपालिका के गलियारों में चलते हैं। अध्याय 4, ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, जहां मानवाधिकारों और न्याय के लिए कई बार कोर्ट ने कड़े कदम उठाए हैं। 2024 के सुहास चकमा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़भाड़ कम करने और कैदियों के पुनर्वास के लिए इसी खुली जेल के कॉन्सेप्ट का बहुत जोरदार तरीके से समर्थन किया था। और आपको बता दें, राजस्थान में इस मॉडल को बहुत ही कामयाबी के साथ अपनाया भी गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज न्यायपालिका के इन मील के पत्थरों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1979 का मशहूर हुस्नारा खातून मामला, जिसने त्वरित सुनवाई यानी स्पीडी ट्रायल को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना। अभी हाल ही की बात करें तो सुकन्या शांता मामले ने जेलों के अंदर होने वाले जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए 2016 के मॉडल प्रिजन मैनुअल में बदलाव करने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा उन गरीब कैदियों के लिए सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम एक बड़ी राहत बनकर आई है, जो सिर्फ इसलिए जेल में थे क्योंकि उनके पास जुर्माना भरने के पैसे नहीं थे। अब फाइलों के बोझ से निकलकर तकनीक की दुनिया में आते हैं। अध्याय 5, आधुनिकीकरण और तकनीकी सुधार।
तो यहाँ बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी फास्टर सिस्टम की। इसका काम करने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। जैसे ही कोर्ट जमानत देता है, वो आदेश तुरंत इस सिस्टम पर अपलोड हो जाता है। वहां से पलक झपकेते इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल पहुंचता है और बिना किसी देरी के कैदी की रिहाई हो जाती है। इसके साथ साथ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने ई-प्रिजन प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये पूरे देश के कैदियों की जानकारी का एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है, मतलब एक ही जगह पर सारा डेटा। और बुनियादी ढांचे की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए आधुनिकीकरण परियोजना के तहत जेलों में आधुनिक सुरक्षा उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। अब हम अपने अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। अध्याय 6 विशेषज्ञ समिति की सुधार सिफारिशें। एक बेहतर कल का ब्लूप्रिंट आखिर कैसा होना चाहिए? अगर परीक्षा में बेहतरीन उत्तर लिखना है तो इन 3 प्रमुख सुधार समितियों और उनके फोकस एरिया को एकदम साफ साफ याद रखना होगा। मुल्ला समिति का मुख्य जोर प्रशासनिक पुनर्गठन पर था। इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सिफारिश की, एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की, जिसे इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस कहा जाएगा। साथ ही विचाराधीन कैदियों को सजा काट रहे अपराधियों से बिल्कुल अलग रखा जाए ताकि वो उनके प्रभाव में न आए। इसके बाद बात करते हैं जस्टिस अमिताभ रॉय समिति की। इन्होंने तुरंत लागू होने वाले ढांचागत सुधारों पर जोर दिया, जैसे कि जो छोटे-मोटे मामले 5 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, बीमार और उम्रदराज कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देना, और सबसे अहम बात, महिलाओं के लिए अलग से विशेष जेलें बनाना। और अब संसदीय समिति के इन नए और कुछ हद तक आउट ऑफ द बॉक्स सुझावों को देखिए। जरा सोचिए, जमानत पर छूटे कैदियों को शारीरिक रूप से लॉकअप में रखने के बजाय उन्हें ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकेबल ब्रेसलेट्स पहनाना, और जो पुरानी अंग्रेजों के जमाने की जेलें हैं उन्हें पैसे कमाने वाले हेरिटेज टूरिज्म साइट्स में बदल देना। इसके साथ ही कैदियों की भलाई के लिए एक प्रिजन डेवलपमेंट फंड बनाने की भी बात कही गई। ये सुझाव सच में 21वीं सदी की सोच को दर्शाते हैं। A person in prison does not become a non-person. जेल में जाने से कोई इंसान अपनी इंसानियत नहीं खो देता। ये सुप्रीम कोर्ट का वो बुनियादी उसूल है जो हमें याद दिलाता है कि किसी को कैद करने का मतलब उसके सारे मानव अधिकार छीन लेना बिल्कुल नहीं है। सजा के दौरान किसी भी व्यक्ति की तकलीफ को गैर जरूरी तरीके से बढ़ाना किसी भी मायने में न्याय नहीं कहला सकता। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हमारी ये पूरी व्यवस्था, ये संस्थाएं सिर्फ सजा देने की बजाय सच में कैदियों का सुधार और पुनर्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन्हें समाज में फिर से सम्मान के साथ लौटने के काबिल बना रहे हैं? इस सवाल का जो भी जवाब होगा, वही हमारी पूरी न्याय प्रणाली का भविष्य तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।